प्रिय छात्रों, मैं वीरेंद्र कुमार मिश्रा, प्रवक्ता हिंदी, जय नारायण सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज वैभव नगर बरेली द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में पुनः आपका स्वागत करता हूं। लॉकडाउन के कारण लंबे समय से विद्यालय बंद हैं, लेकिन अपने विद्यालय के द्वारा निरंतर 1 महीने से अधिक हो गया है, तब से ऑनलाइन कक्षाएं चलाई जा रही हैं। आपने हिंदी के अनेक टॉपिक इससे पहले पढ़े हैं, जिसमें संधि, काव्य व्याकरण में अलंकार, छंद, उधर काव्य खंड में पहला दूसरा पाठ, संस्कृत के पाठ आपने पढ़े हैं। उसके पीडीएफ भी आपने नोट किए हैं और इस तरीके से आप पढ़ते रहिए। और आप हिंदी के ही अब कहानी खंड में, कथा भारती में हम लोग जो पहला कथा भारती में पंचलाइट कहानी को आज पढ़ेंगे, और उस कहानी में बोर्ड के द्वारा निर्धारित क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनको आप ध्यान से देख लें। या तो पंचलाइट कहानी का सारांश बोर्ड में पूछा जाएगा, उसे आप कथन सहित, पहले कथानक का हेडिंग डाल करके कथन सहित उस सारांश को लिखेंगे सार संक्षेप में, जिसको अभी क्रम से हम लोग अभी आपको बताएंगे भी कैसे कैसे करना है। और दूसरा इसमें प्रश्न आता है कहानी का उद्देश्य। तो इस उद्देश्य में जो कहानी का कहानी लिखने का क्या हेतु है, उस हेतु को हम लोग यहाँ पर इसमें स्पष्ट करेंगे, उसको भी आप समझते चलें। और इधर जो बोर्ड पर आपको पूरी कहानी लिखी हुई दिखाई देगी, उस कहानी को क्रमशः आप समझते चलें। तो सबसे पहले प्रारंभ में आप देखें तो प्रारंभ में क्या है कि बिहार प्रांत है, बिहार प्रांत का एक गांव है। तो इस ग्रामीण परिवेश की झांकी को इसके जो लेखक हैं, कहानीकार हैं, फणीश्वर नाथ रेणु, जो कि आंचलिक कहानीकार हैं, उन्होंने इस कहानी को जनजीवन पर आधारित लिखा है। और ग्रामीण क्षेत्र में आप देखते हैं कि गांव में पंचायतें होती हैं। इस ग्राम में भी 8 पंचायतें हैं, उनकी अलग अलग सभा चट्टियाँ हैं। और इसमें गांव में जो पंचायतें होती हैं, तो छोटे मोटे जो केस होते रहते हैं, जो मुकदमे होते रहते हैं, जो गलतियां होती हैं, उनमें गांव की ही पंचायत निर्णय लेती है। और निर्णय लेने के बाद में फिर उन पर जुर्माना भी डालती है, कुछ कर टैक्स बांध देती है। तो उस जुर्माने की जमा राशि जो इकट्ठी होती है, उस जमा राशि को कोई एक व्यक्ति खर्च नहीं करता। उस जमा राशि से वह उस पूरी पंचायत के उपयोग की कोई न कोई चीज़ें खरीद लेते हैं। हर एक पंचायत में कहीं दरी है, कढ़ाई है, ढोल है, कहीं होली का ढोल है, ऐसे उपयोगी चीज़ें जो पूरे पंचायत के काम आए, ऐसी कोई न कोई वस्तु खरीद लेते हैं। तो इस गांव में भी जो महतो टोली है गांव में, उस महतो टोली ने आप 15 महीने की जमा राशि को इकट्ठा करके, टैक्स की जमा राशि को इकट्ठा करके, उन्होंने एक पेट्रोमैक्स खरीदा है, एक गैस को खरीदा है। तो उस गैस को खरीदने के लिए वो गए हैं बाज़ार में, और उसमें से 10 रुपये जो बच गए थे पेट्रोमैक्स से, उसकी उन्होंने पूजा सामग्री ले ली। क्योंकि गांव वालों की प्रायः ये इच्छा रहती है, कोई भी नई चीज़ जब संचालित की जाए तो उसके लिए कुछ पूजा पाठ हो जाए। गांव के लोग बड़ा परंपरावादी होते हैं। तो वो अब इसमें दूसरे खंड में आप देखेंगे, क्रमशः देखते चलें कि पंचलाइट लेकर के वो अपनी छड़ीदार के साथ सरदार लौटते हैं। और जब लौटते समय गांव में चूँकि कई टोलियां हैं, एक टोली दूसरे टोली की मजाक उड़ाती रहती है। तो ब्राह्मण टोली के एक फुटंगी झा नामक व्यक्ति हैं, उन्होंने टोक दिया कि अरे महतो, ये बताइए कि जो है कि आप कितने में ये लालटेन लाए हैं। तो वो कहते हैं, सरदार कह रहे हैं, छड़ीदार कह रहे हैं कि इसको आप जो है वो लालटेन कह रहे हो, ये पंच लाइट है, ये नहीं देख रहे हैं, आपको दिखाई नहीं देती, पंच लाइट है। इस तरीके से उन्हें ये बात को समझाते हुए आगे बढ़ते हैं। सायंकाल में तीसरा आप इसमें खंड देखें। सायंकाल में पूजा कीर्तन की सूचना गांव में भेज दी जाती है। और गांव में ये भी एक सूचना कर दी जाती है कि गांव के सभी सदस्य, सभी बच्चे, सभी जो पब्लिक है वो समय से आए। और आप जानते हैं गांव में तो कहते हैं बौरे गांव में ऊँट आया, और कहते हैं कि सायंकाल के समय बच्चों ने सुन लिया है कि आज कीर्तन होगा, तो बच्चे समय से पहले ही पहुंच गए और उसमें शोर शराबा अपना मचाना शुरू कर दिया, इकट्ठा होना शुरू हो गए।
अब उसके बाद में अगले खंड में आप देखेंगे, चौथे खंड में, इसमें दुकानदार जो है वो दुकानदार के साथ सरदार बाज़ार में पेट्रोमैक्स खरीदने जाते हैं और वहाँ पर 5.25 कौड़ी में दुकानदार उस पेट्रोमैक्स का मूल्य बताता है, लेकिन सरदार के कहने पर उसका सौदा जो है वो 5 कौड़ी में तय हो जाता है। वो उसको लेकर के वापस आ जाते हैं और ख़रीद करके, और उससे कहते हैं दुकानदार से कि भाई बक्सा भी दीजिए, अगर बक्सा आप नहीं देंगे तो हम इसको गांव तक ले कैसे जाएंगे। फिर वो छड़ीदार जो है उस बक्से के साथ वापस आता है। अब गांव में पंच लाइट आ जाती है, लेकिन पंच लाइट को जलाने की चिंता है। अगले उसमें देखेंगे आप खंड में कि पंच लाइट को कैसे जलाया जाए। महफिल तैयार है, पब्लिक बैठी हुई है, अब एक संकट सामने आ गया है कि पंच लाइट कैसे जलाई जाए। पहले इस चीज़ पर विचार नहीं किया, सब चिंता में है कि चाहे पंच लाइट जले या मत जले, दूसरी की टोली के व्यक्ति को अगर बुलाते हैं, दूसरे मोहल्ले के व्यक्ति को अगर बुलाते हैं पंच लाइट जला दी जाए तो उसमें फिर बहुत बेइज्जती होगी। इसलिए वो कहते हैं चाहे पड़ा रहे हमारा पंच लाइट, लेकिन हम उसको दूसरी टोली वाले से जलवाएंगे नहीं। इस तरीके का निर्णय होता है। 7वें खंड में देखें, राजपूत टोली के द्वारा जो है वो पंच लाइट जलाने के बारे में बड़ी मजाक उड़ाई जा रही है। एक व्यक्ति ने आकर के सूचना दी है सरदार को कि राजपूत टोली के लोग तो ऐसा कह रहे हैं कि अरे पंच लाइट के सामने कान पकड़ करके 5 बार उठो बैठो, ये अपने आप ही जल पड़ेगा। ऐसा व्यंग लोग दूसरी टोली के लोग कर रहे हैं। एक रुदल साहब बनिया नाम का व्यक्ति है, वो भी पंच लाइट का पप्पू जरा होशियारी से देना, ऐसा वो कह रहा है। तो इस प्रकार के कथन, पंच लाइट का पप्पू होशियारी से देना, और सरदार जो है वो उसके राजपूत टोली के लोग कहते हैं कि कान पकड़ करके उठो बैठो। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं ये व्यंग्यात्मक कथन है। जब आप सारांश लिखें तो इन कथनों को भी आप डालते हुए चलिए। इन कथनों को डालते हुए चलेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपकी जो कहानी है वह सजीव है, पाठ पर आधारित है। अब इसी में बड़ी चिंता है कि वो जले कैसे, बड़ी बेइज्जती की बात है। तो लोग गुलरी की जो बेटी मुनरी है वो ये बात जानती है कि गोधन पंच लाइट को जला सकता है। गुलरी की बेटी जो मुनरी है वो जानता है कि पंच लाइट गोधन जला लेता है, लेकिन जो है उसमें वो कहे कैसे। पंचों ने, गांव के पंचों ने तो गोधन का हुक्का पानी बंद कर दिया है, क्योंकि वह मुनरी से, जो गुलरी की बेटी है जो मुनरी है, उस मुनरी से सलम सलम का गाना गा करके उसके दरवाजे से निकलता था कि हम तुमसे मोहब्बत करके सलम, ऐसा वो गीत गाता था। तो गांव वालों ने उसका हुक्का पानी बंद कर दिया है, उसको 10 रुपये जुर्माना डाल करके पंचायत से उसको बाहर निकाल दिया है। अब इसमें ये विचार विमर्श चल ही रहा होता है कि मुनरी जो है वह अपनी सहेली कनेली को ये बात बताती है कि गोधन पंच लाइट जलाना जानता है और तुम इस चीज़ को सरदार को बताइए। आगे आप फोटो में कहानी को लिखी हुई देख रहे होंगे, और अगर कम समझ में आता है तो वीडियो को थोड़ा स्लो करके भी इसको देख लें और समझते हुए चलें, बोल्ड करके देख लें। तो इस तरीके से जो मुनरी है वो अपनी सहेली कनेली को ये संकेत करती है कि गोधन पंच लाइट जलाना जानता है, लेकिन वो कहे कैसे। फिर भी वो कनेली ने जो है वो सरदार को ये बात बता दी, क्योंकि सारी पंचायत की बेइज्जती हो रही थी। सरदार को ये बात बता दी कि गोधन पंच लाइट जलाना जानता है। अब जब ये पता लगा कि गोधन पंच लाइट जलाना जानता है, पूरे पंचायत के बेइज्जती की बात है, तो सरदार अपने निर्णय को बदलता है और गोधन को खोलने का वो निर्णय देता है कि उसको ऐसी भीषण संकट में उसको मुक्त कर दिया जाए। और गुरली जो काकी है वह गोधन को बुलाने जाती है, लेकिन गोधन भी नान नखुर करता है और गोधन भी उसमें जो है अपने को आना नहीं चाहता है। तो गुरली उसको मना करके ले आती है और गोधन आता है, और आने के बाद में वह पंच लाइट को देख करके सबसे पहले स्पिरिट मांगता है। आगे देखते जाएं, स्पिरिट मांगता है और स्पिरिट नहीं बुलाते, स्पिरिट के बिना ही वो पंच लाइट ले आए हैं क्योंकि अनुभवी नहीं थे। तो इसलिए एक संकट दूसरा खड़ा हो गया कि बिना स्पिरिट के कैसे पंच लाइट जलेगा। तो फिर वो कहता है अगर पंच लाइट नहीं है तो गरी का तेल ही थोड़ा सा ले आइए, और प्रायः गांव में गरी का तेल इस तरीके से मिल जाता है किसी न किसी के यहाँ से। तो गरी के तेल से ही वो पंच लाइट को जला देता है और धीरे धीरे
उसमें सनसनाहट की आवाज़ आने लगती है। वो धीरे धीरे पंप देता जाता है और उसमें से रोशनी जो है वो प्रकट होने लगती है। तो जो है गोधन की फिर बड़ी प्रशंसा होती है। और आगे बढ़ें, गोधन की बहुत प्रशंसा होती है। पंचलेट जलने लगता है, महावीर स्वामी की जय बोली जाती है और जय की ध्वनि के साथ वो कीर्तन प्रारंभ हो जाता है और इसके साथ साथ में कीर्तन चलता रहता है। सभी के मन का मैल गोधन के प्रति दूर हो जाता है और सरदार का निर्णय बदल जाता है और वो कहता है कि गोधन तुम्हारा 7 खून माफ़, अब तुम खूब गाओ सलीमा का गाना। और इस प्रकार से गोधन मुक्त हो जाता है। अंत में गुरली काकी गोधन को अपने घर भोजन पर आमंत्रित करती है। कीर्तन समाप्त होता है, महावीर स्वामी की जय के साथ कीर्तन समाप्त होता है और उसके बाद में पूरा गांव और सारा जो पेड़ का पत्ता पत्ता उस पंच लाइट की रोशनी में आलोकित हो रहा था। सारे गांव वालों की इज्जत बच गई। इस प्रकार फणीश्वर नाथ रेणु ने एक ग्रामीण अंचल का एक बहुत बड़ा चित्र खींचा है और जो गांव के लोग ईर्ष्या द्वेष बस एक दूसरे के वशीभूत रहते हैं, पंच टोलियों में बटे होते हैं, गांव की टोलियां होती हैं और ग्राम सुधार की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो इस प्रकार इसका उद्देश्य भी यही है, प्रस्तुत कहानी का उद्देश्य है कि फणीश्वर नाथ रेणु ने ग्राम सुधार पर बल दिया है। दूसरी बात, गांव के लोग परस्पर ईर्ष्या द्वेष में फंसे रहते हैं, इस बात को भी उन्होंने चित्रांकित किया है और ग्राम सुधार पर बल दिया है। लोगों की भावनाओं को, ग्रामीण परिवेश को यहाँ पर प्रदर्शित करने का उन्होंने काम किया है, क्योंकि आंचलिक क्षेत्र के ये कहानीकार हैं और इसी में उनको प्रसिद्धि प्राप्त है। आप इन सबको देखते चलिए। PDF आपको भेज दी जाएगी। नोट्स जो है आप PDF जो है वो आप नोट्स और PDF सभी ग्रुप में देख सकते हैं। लिंक आपको उसमें भेज दिया जाएगा। धन्यवाद।